थे कि मुद्रा बाजार क्या होता है, ठीक है, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा के उपयोग क्या होते हैं, करेंसी के रूप में भी पढ़े थे। तो इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़े थे। ये भी हमने पढ़ा था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, सही से आ रहा है ना, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है उसका काम क्या होता है। सरकारी बैंक के रूप में एक ही बैंक होता है, उसका नाम क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। कोई दिक्कत, क्यों हंस रहे हैं आप जी, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्या है, बैंकों में निक्षेप। ये हमारा क्या है, बैंकों में निक्षेप, यानी कि बैंकों में कैसे हम लोग जमा करते हैं पैसा, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है एक्स्ट्रा, मतलब खर्च करके जो बच जाता है, वो पैसे को क्या करता है, पहले के ज़माना में अगर 50 साल पहले 100 साल पहले चला जाए तो जो पैसा बच जाता है तो आप लोग क्या करते होंगे कि पैसा बचता है तो उसको एक क्या कहते हैं, एगो रखते हैं, कोई उसको बोलते हैं गुल्लक रखते हैं, और गुल्लक में अपने सेविंग को रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसको निकालते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहते हैं, हमारे देश में क्या किया गया, एक बैंक का निर्माण किया गया था, ठीक है। बैंक का इतिहास हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी समझ लेते हैं कि बैंक का निर्माण, बैंक क्या है, एक ऐसा क्या कहते हैं व्यापारिक संस्था है जहां हम अपने पैसों को सेव करके रखते हैं, और जब हम लोग वहां पर पैसे को रखते हैं तो रखने के बाद वहाँ पर उसका इंटरेस्ट हमें मिलता है, मतलब उसका कुछ मतलब कि कुछ जोड़ के ब्याज के रूप में भी पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन और कोई व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़ता है तो लोन के रूप में, ऋण के रूप में भी वहाँ से पैसा निकालता है, यानी पैसा जमा भी कर सकता है, पैसा निकाल भी सकता है, पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन जमा करना है, निकालना है, लोन लेना है, कोई भी काम करना होगा किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उस बैंक में खाता होना चाहिए। बिना खाता के आप क्या कर सकते हैं, ना पैसा जमा कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं। ये सबके लिए खाता होना चाहिए। आप लोग वो इस चीज़ से परिचित होंगे कि आप लोग के बैंक में अगर खाता नहीं रहता तो 9वां 10वां वाला पैसा आता है, इंटर वाला पैसा आता है, वो चल आता नहीं ना आता। आप लोग को पहले सरकार बोलता होगा जीरो बैलेंस से आप अपने किसी न किसी बैंक में खाता खुलवाइए, वो अकाउंट नंबर जाइए, आपके अकाउंट पर आधार नंबर से लिंक रहेगा और आपके मोबाइल में खटाक दुकुर पैसा आएगा, झटाक दुकुर निकाल के खर्चा कर दीजिएगा, है ना। या आप लोग और भी पैसा कहीं से आता होगा, चुरा लुका के रखते होंगे, तो उसको भी वहाँ पर सेफ्टी के लिए रखते हैं, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि बैंकों में निक्षेप यानी जमा क्या होता है। तो मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह एक अन्य रूप है, यानी कि जिस तरह से हम लोग गुल्लक में पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार से पैसे को जमा करने का एक प्रारूप है, एक रूप है। इस तरह से भी पैसा जमा किया जाता है, कहाँ पे, तो बैंक में, है ना। बोला गया है लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा कराते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वह क्या करता है, बैंक में अपने नाम से खाता खुलवा लेता है, और खुलवाने के बाद अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वहाँ सेविंग के लिए रख देता है, सेव करके रख देता है। और सेव पैसा जो सेविंग के लिए रखता है उसे हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं, जमा खाता। वो प्रत्येक आप लोग के पास भी जो होगा वो सेविंग अकाउंट ही होगा, पैसा जमा करके जो रखते हैं, ठीक है। अब होता है वो ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बाद में निकाल भी सकते हैं, जब और पैसा होगा तो उसमें और भी जमा कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है क्या, अगर आप बैंक में वो पैसा जमा करते हैं तो उस पैसा जमा करने के बदले आपको इंटरेस्ट देता है। अब कितना देता है, तो 1% देता है, 2% देता है, 3% देता है, 4% देता है, वो बैंक पे निर्भर करता है। कोई बैंक 1% भी देता है, कोई 1.5% भी देता है, कोई 2% भी देता है। अलग अलग बैंक अपना परसेंटेज रखती है, ज़्यादा लेकिन परसेंटेज नहीं देती है, लेकिन परसेंटेज ज़रूर देती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, अब बोला गया बैंक में जमा किए गए धन को जमा करता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल भी सकते हैं। तो आप लोग के खाता में करोड़ों रुपया अगर होगा तो क्या आप निकाल सकते हैं ना जी, नहीं। कभी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पैसा है घरे मम्मी पापा ना दे रहे हैं तो अपन खाता में से निकाल के हमारा फीस दे देना, लेकिन देरी नहीं करना फीस देने में। कितने लोग ऐसा करेंगे, एक बच्चा, अब कोई नहीं। क्या जैसे कह रहे हैं किसी के आप क्लासेस का फीस बाकी है और गार्जियन पैसा किसी कारणवश से न दे रहे हैं, तो अपने अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए, निकाल के सर को दे दीजिए, क्योंकि सरकार आपको पैसा इसलिए देती है पढ़ने के लिए, आपको सूट और क्या कहते हैं कपड़ा और चाउमीन चाट खाने के लिए नहीं देती है, पढ़ने के लिए देती है, ठीक है। तो पैसा आप लोग भी अगर खो तो निकाल के दीजिए, इससे गार्जियन का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, टाइम पे आ जाएगा, और आपका भी भला होगा कि सर कहीं नहीं टोकेंगे कि सर पैसा तो पैसा दो रे पैसा दो, होगा नहीं होगा, ठीक है। पैसा लाए हो नहीं, या
अब आते हैं मांग जमा। कुछ बात पूजा बाद कुछ का पूजा कहाँ पूजा है कहाँ फहीमपुरिया हुआ है का बाप। तो बैंक मांग जमा क्या होता है? तो बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इसे जमा को मांग जमा भी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि बैंक में जाते हैं, हमारे पास जितना पैसा है तो निकालने जाते हैं, तो अगर मान लेते हैं आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है तो निकालने जाते थे कि बार में 20,000 निकल जाता है। आप को एक स्लिप देता है, उसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के कहते हैं कि हमको 500 निकालना है, 1,000 निकालना है, 2,000 निकालना है, लेकिन उतना ही निकाल सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में जमा है। ठीक है, तो मांग जमा का मतलब हुआ जितना आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आपके खाते में जमा है, उतना या उससे कम आप पैसा क्या कर सकते हैं? अपने खाते से निकाल सकते हैं। तो जितना पैसा आप फॉर्म में भर के निकालते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मांग जमा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद बोला गया है चेक की सुविधा। चेक की सुविधा जो होता है क्या होता है? कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है या छोटा मोटा बिजनेसमैन भी, एक आम आदमी जिसके अकाउंट्स में 1-8 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, तो बैंक जो अब वो रोज़ रोज़ बैंक आ नहीं सकता है। ठीक है, अब हमको मान लेते हैं कि मेरे पास 1-8 करोड़ रुपया है, मान लो है नहीं, लेकिन मान लो 1-8 करोड़ रुपया है, और किसी को ज़रूरत पड़ा कि 5,000 रुपया या 10,000 रुपया या 10 लाख रुपया की ज़रूरत पड़ेगी। हम बहुत बिजी आदमी हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कितना क्लास चले कि हम बहुत बिजी हो जाएं। ठीक है, हम बहुत बिजी हैं, और कोई बोले कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, उसको कोई काम सब के लिए बकाया होगा, तो 1 लाख रुपया के लिए हम बैंक में जाएंगे पैसा निकालने, यहाँ क्लास भी तो लेना है, तो उसको यहाँ से चेक काट देंगे। चेक काट के वहाँ जाएगा, वहाँ से जाके वेरीफाई होगा, हमारे खाते में पैसा होगा, तो वो पैसा क्या हो जाएगा? चेक के द्वारा कैश के रूप में जिसके नाम से काटेंगे उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैश के रूप में निकल जाएगा। तो चेक द्वारा भी पैसा निकलता है। चेक क्या होता है? अगर पूछे कि चेक क्या होता है, तो एक वो कागज़ का स्लिप होता है जो किसी बैंक के नाम से जुड़ा हुआ रहता है, और प्रत्येक खातेदार को इशू करवाया जाता है, और उस जिस खातेदार को इशू करवाया जाता है उसके लिए बैंक उससे पैसा भी लेती है। उसके खाता नंबर से जुड़ा हुआ रहता है, उसको ऐड कर देता है, उसका पैसा लेता है। अब वो काट के आप उसको पैसा दे सकते हैं। आप जिसको काटेंगे वो जाके बैंक में देगा और वहाँ से पैसा इशू होगा, लेकिन जिसका खाता में पैसा होगा उसी को इशू करेगा। अगर क्या कहते हैं, जिसके खाते में पैसे नहीं रहेगा, चेक दे देंगे 1 लाख का, 1 करोड़, मेरे पास 10 लाख रुपया, किसी को 12 लाख का चेक दे देंगे, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस कर जाएगा। उसको बोलते हैं चेक बाउंस कर जाना। ठीक है, अब आते हैं क्या? आधुनिक बैंकिंग प्रणाली। आजकल का जो बैंकिंग प्रणाली है उसके बारे में जाने कि आजकल बैंकिंग प्रणाली, जैसे कि पहले के ज़माने में बैंकिंग होता था, वहाँ पर बस सवेरे 10 बजे खुला और 5 बजे बंद, लेकिन 3 बजे काम धाम बंद। 3 बजे के बाद शटर लगा देता था और अंदर ही काम हो रहा। 3 बजे के बाद पैसा जमा और निकासी नहीं होता था, कहता कि अब काम नहीं होगा। लेकिन आजकल पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल जाओ और क्या कहते, फ़ोन पे, गूगल पे से बस गया और क्या कहते, स्कैन किया ट्रांसफ़र, स्कैन किया ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा ना जी। उसके बाद क्या कहते हैं, 12 बजे रातों को कोई कहेगा एतवार सोमवार मंगल कहीं कह तीज दशहरा दिवाली कहीं तो छुट्टी का कोई असर नहीं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे क्या कहते हैं बैंक में आ चुकी है। आधुनिक बैंक प्रणाली है। एटीएम की बैंक प्रणाली बंद है, गए एटीएम में घुसाए और छकाक दे कुछ पैसा निकाल लिए 500 की, निकाले ना जी। सिक्का भी कोई निकाले हो बैंक से एटीएम के द्वारा? सिक्का नहीं निकलता है, सिक्का वाला अलग से एटीएम होता है। अब आते हैं बैंकों की, बोला गया है मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली होता है। यानी कि आज जो हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, एटीएम, ये सारी तकनीकों से पैसा लेन देन करते हैं, जमा करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आधुनिक बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अगला है क्या? बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं क्या है? ऋण मतलब लोन लेना। तो बैंक लोगों को जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बैंक के जमा रूप में बड़ी राशि एकत्र करते हैं। ठीक है, भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। ऐसा प्रावधान जमाकर्ताओं द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है। क्या बोला गया? कि भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद
के रूप में अपने पास रखते हैं, ऐसा प्रावधान है। मतलब कहा गया क्या कि आपने क्या किया कि 1 लाख रुपया आपके अकाउंट्स में है, तो आप एक के बारी 1 लाख किया कि निकाल के दे दीजिए, तो बैंक कहेगा कि ना ऐसा नहीं होगा, 15,000 रखेंगे, 75 क्या 50,000 निकाल के आपको देंगे। लेकिन किसी ओकेजन में आप एप्लीकेशन लिख के आप बैंकर से, आपका मैनेजर से आपका जान पहचान है तो वो भी निकल जाता है। लेकिन प्रावधान क्या होता है, सारा पैसा एक बार में नहीं निकाला। अगर निकालना है तो आपको एप्लीकेशन दे के रीज़न देना हो कि हमको अर्जेंट है, तो आप अपना ही पैसा एक बार में सारा कुछ निकालने जाते। जैसे किसी को क्या कहते हैं, एक आध करोड़ रुपया है या 10 करोड़ रुपया है अकाउंट्स में, और जाएगा कहेगा कि 10 करोड़ एक बार में निकाल दीजिए, तो निकाल देगा? बैंक के पास 10 करोड़ वहाँ पे एट ए टाइम रहबे नहीं करेगा, कहेगा कि 24 घंटा का टाइम दीजिए, यही ना करेगा। फिर वहाँ से, क्योंकि पैसा जो होता है अकाउंट्स में रहता है आपके, वो तो मेन सर्वर पर मेन जगह पे जमा हो गया। आपका जो ब्रांच है वहाँ पर तो उतना पैसा है नहीं, तो टाइम लग जाता है, एक बार में सारा पैसा नहीं निकलता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी बैंक के किसी खाते में किसी को क्या कहते हैं 2 लाख रुपया जमा है, तो उस 2 लाख के फिक्स डिपॉजिट पर क्या कहते हैं जमा पर आप चाहें तो 1 लाख का, 50,000 का, 1.5 लाख का लोन भी ले सकते हैं, और उसके आधार पर देगा। तो जब तक आप पैसा नहीं चुकाए हो, बैंक क्या होगा, उस पैसे को ब्लॉक करके रखती है। ठीक है, मतलब आप जब तक नहीं जमा करेंगे वो आपको देगा नहीं। ये इस तरह से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति पैसा निकालने के लिए क्या करता है, या किसी से सूद पर पैसा लेने के लिए खेत जमीन गहना रखता है ना गिरवी, तो ऐसा ही गिरवी जैसा सिस्टम होता है। उसके बाद आते हैं, बैंक उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण देता है और इस पर उच्च ब्याज लेता है। कर्जदार के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। बोला गया है क्या कि बैंक जो हमारा क्या होता है, पैसा दुगना करके देता है या कुछ बढ़ा कर देता है, तो कहाँ से पैसा आता है? तो आपने बैंक में क्या किया, हम मान लो कि क्या है, एक कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, मान लेते एक आदमी है तो आदमी है, लेकिन मान लो कि आदमी है। अब आदमी है, अब क्या किया कि ये लोग कहे कि सर हमारा ही ढेर पैसा उजियाल चल रहा, भुआल चल रहा है, आप रख लीजिए, लेकिन जहिना ज़रूरत पड़ेगा हमरा दे दीजिएगा। तो हम कहें कि लाओ ना, लेकिन तो हमारा फ़ायदा क्या था कि धीरे धीरे तुमको साल में क्या होगा, 5,000, अगर आप 50,000 हमको दीजिएगा तो साल में आपको 500 रुपया या चलिए 1,000 रुपया हम बढ़ा कर दे देंगे। तो तुमको भी लगा कि मेरे यहाँ ढेर पैसा है, 50,000 सर के दे देंगे, साल भर में 51,000 हो जाएगा। तो आपसे हम रख लिए 50,000 रुपया, उससे भी 50,000, इससे 1.5 लाख रुपया हो गया। साल में हमको देना है कितना, 3,000 रुपया। अब क्या कहते, इधर से आया तीनों कहा कि हमरो दे दीजिए 50,000 रुपया, हमरा से लेगी तुम, तो हम कहेंगे 50,000 के बदला में साल में थोड़ा सा 2,000 रुपया लेंगे, तुमको ज़रूरत है तुम 2,000 लिए, उसने भी दिया उसने दिया, तो आपको से दोनों से 2,000, तीनों से लिए तो दुतिया 6,000 कमाए, और 6,000 में साल में 3,000 आपको दे दिए, तो 3,000 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बैंक यही करता है, आपका पैसा जमा करता है, वही जमा पैसा किसी को लोन देता है, और लोन देके उसका इंटरेस्ट लेता है, आपको कम इंटरेस्ट ब्याज देगा और अगला से ब्याज ज़्यादा लेगा, आपको 1.5% ब्याज देगा और उससे 3% ब्याज लेगा। तो इससे क्या होगा, 1.5% के ब्याज का फायदा हुआ। 1.5% में आधा प्रतिशत बैंक के कर्मचारी को क्या कहते हैं, उसको बैंक का क्या कहते हैं, अथी देने के लिए क्या कहते हैं, सैलरी, कर्मचारी को सैलरी देने के लिए उसका खर्चा में हो गया, और 1% बैंक के मालिक को प्रॉफिट हो गया ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, बैंक अपना काम करती है, इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे की ओर चलते हैं। मुद्रा का अगला पड़ाव है क्या है, साख। साख एक समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवा इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति बाजार के आया जिसको हम नहीं चिनते हैं, और बोला कि क्या कहते हैं 6 महीना तक सर पढ़ा दीजिए, लेकिन हम पैसा 6 महीना बाद देंगे। तो उसको जानते हैं तो कि हाँ भैया भेज दीजिए, हम पढ़ा देंगे। और एक व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं तो हम पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा देंगे। तो हर व्यक्ति का एक समाज में, एक बाजार में, एक गांव में क्या होता है, अपना एक वैल्यू होता है। उस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, साख। उस आधार पर आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई सामान उधार पर ला सकते हैं, कोई वस्तु उधार पे ला सकते हैं, या किसी से काम करवा सकते हैं। कोई वर्कर है मेरे यहाँ, मान लेते हैं घर बन रहा है, लेबर मिस्त्री है, तो कहें कि भाई 4 दिन काम कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद हम पैसा आपको दे देंगे। तो क्या हुआ, अगर वो जान रहा है कि आदमी ठीक है तो पैसा दे देगा 4 दिन बाद, तो वो साख हुआ।
लेकिन क्या कहते हैं, और वही बैंक के दुनिया में इसी को बोलते हैं सिबिल स्कोर। क्या बोलते हैं? सिबिल स्कोर। ठीक है, कि जैसा जिसका साख होगा उसके हिसाब से उसको लोन मिलता है। लेकिन आम दुनिया में साख का मतलब क्या होता है? मार्केट में वैल्यू। हम आपके दुकान पर जाएंगे, आपके घर पे जाएंगे, हमको बोलेंगे कि हमरा 10,000 की मदद चाहिए, 20,000 की मदद चाहिए, तो आप तभी ना देंगे, जान रहा है कि फलना के यहाँ इनकम है, कल आज न कल वो चुका देगा। वो जानेगा कि इसके अपने पास 1,000 रुपये के लिए मारल चल रहा है, 20,000 हमरा कहाँ से चुकाएगा? तू देगा पैसा? किसी को देखना मार्केट में किसी के यहाँ सूद पर पैसा कोई लेने जाता है इमरजेंसी में, तो उसी को सूद पर पैसा देता है जिसके पास खेत घर वगैरह है। वो जानता है कि ये चुका देगा। अगर वो जान जाएगा कि ये पैसा ले लिया है लेकिन चुकाएगा नहीं, तो कभी उसको कोई पैसा नहीं देता है। तो साख का मतलब क्या होता है? बाजार में किसी व्यक्ति की वैल्यू जिसके आधार पर उसे कोई वस्तु खरीदने को देता है, बिना पैसे के बाद में उसको उसका लेता है। मतलब कि उधार पैसा दे सकता है, उधार सेवा दे सकता है। हम क्या है? उधार सेवा, कि चलो भाई 1 महीना 2 महीना बाद भी पेमेंट दीजिएगा, 6 महीना बाद भी पेमेंट दीजिएगा, तो आपका वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति मेरा क्या कहते हैं, कुछ पैसा रख ले, अगला बार आएगा कि हमको मदद कर दीजिए, तो क्या हम उसका मदद करेंगे? क्यों? क्योंकि उसका साख खराब हो चुका है। और बैंक की दुनिया में उसी को बोलते हैं सिविल स्कोर खराब हुआ। कोई क्या किया? बैंक से लोन ले लिया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख ले लिया, लेके क्या किया? उसका पैसा नहीं चुकाया। कोई गाड़ी लोन पे ले लिया और नहीं चुकाया, अगर पापा कहते गाड़ी इधर के लेके चल जाते हैं, तो उससे क्या होता है? पैसा तो आज लेकर उसको देना है, लेकिन उसका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। यानी सिविल स्कोर मतलब साख खराब होता है। बैंक की दुनिया में उसी को सिविल स्कोर कहेंगे, और इधर हम लोग नॉर्मल उसको कहेंगे साख। कोई आता है ना, फला बाबू आइए ना, ले जाइए ना 10 लाख के माल, कैसा है ना, सबको कह देगा? नहीं कहेगा। आपके पिताजी मार्केट में गए, लोन पैसा उस उधार पर सामान ले तो उनको दे देगा, आप जाइए कि जो बाबू के लिए बोला के लाओ, कहेगा ना जी? क्योंकि बाबूजी का आपका साख है, आपका क्या है? साख 0 है। कहेगा कि साख हमरा काहे ना है, तो कि अभी तो तू नेट डिपॉजिट है ना जी, कोई वैल्यू नहीं है। भविष्य में आपका भी वैल्यू होगा, तो कहे कि फला बाबू आ गए लो, नौकरी अगर तुम लोग करने लगे तो हो सकता है कि आपके पापा से भी ज़्यादा आप मान लेते हैं IAS अफसर बन गए। और जैसे ही क्या कहते हैं, आप एक SP के गाड़ी से उतरे, आप कहेंगे कि दो तुम देवो करोगे पैसा, तो कहेगा ना कि क्या कहेगा पता है? रह दीजिए ना सर, आपसे पैसा लें। क्या होता है उसको? क्या बोलते हैं? साख, वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले आप सक्सेस बनिएगा तो आपके अंदर क्या होगा? साख आएगा, मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा। उसके आधार पर 10 20 50 हज़ार लाख के काम आप ऐसे ही बिना पैसा दिए हुए भी कर सकते हैं। तो साख क्या है? एक ऐसा समझौता है जिसके आधार पर ऋण देता किसी व्यक्ति को वस्तु या सर्विस देता है, सेवा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद साख संपत्ति के रूप में क्या होता है? जैसे त्योहार के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। यदि इस उत्पाद को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले लेता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है कि उसके बाद मैं भुगतान करने का आश्वासन देता हूँ। उसके बाद वह व्यापारी को कुछ उधार देता, महीने के अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छे लाभ कमाता है। जैसे सिंपल सा बात कि अगर क्या कहते हैं, आपका दुकान है, किसका दुकान है? किसी का दुकान है। तो दुकान है तो मान लेते हैं कि चलिए एक फल का दुकान है, ठीक है, फल का दुकान है। आ गया छठ पूजा आ गया तो केला बिकेगा, सेब बिकेगा, अमरूद बिकेगा, बहुत सारा चीज़ बिकेगा। या लगन का समय आ गया तो कपड़ा लत्ता बिकेगा। तो हमने फल का एग्जाम्पल लिया, तो फल तो अगर आपके पास तो गए और सालों से बेच रहे हैं, तो उस दुकानदार के यहाँ से कहें कि भाई हमरा 50,000 के माल उधार दे दीजिए। जैसे ही आएगा तो हम छठ पूजा बाद बेच के और आपको पैसा हम चुका देंगे। आपके पास पैसा नहीं था तो दुकानदार कहा कि ठीक है ले जाइए भैया, हर बार तो ले ही जाते हैं, दे जाते हैं, ले जाइए। वो क्या किया कि ले आया, लेके क्या कहते हैं 50,000 का माल लाया और बेच के वो क्या किया, कमा लिया 1.25 लाख रुपया। 50,000 उसको दिया, 25,000 डैमेज हुआ और फिर भी 50,000 प्रॉफिट आया ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉफिट के रूप में भी देख लिया कि किस तरह से एक व्यापारी अपना बिजनेस करता है ना। उसके बाद देखेगा क्या, तो अगर क्या कहते हैं, अगर उसका साख नहीं रहता, जैसे हम इस बार 50,000 लिए, 50,000 लेके 50,000 का माल लाए, बेच दिए और बेच के उस दुकानदार को हम पैसा नहीं दिए। अगला छठ पूजा आएगा, कहेंगे कि क्या कहते हैं भाई 50,000 का दो ना, चाहे 25,000 का दो ना, चुका देंगे, तो कि गेले ही यहाँ से
क्या हुआ, उसका साख खराब हो गया, सिविल स्कोर खराब हुआ। तो साख के आधार पर बाजार से आप माल उठा के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं हर बिजनेस में। ये एक तो फल का एग्जाम्पल दिए, कपड़े का बिजनेसमैन में हो या क्या कहते हैं दवाई का बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, अगर आप रोजाना बिजनेस लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति कोई कहे कि हमारे यहाँ किसी का उधार नहीं है, तो बिना उधार के लेन देन के कोई है दुनिया टिका है? किसी को 10 रुपया का उधार है, किसी को 1000 का उधार है, किसी को लाखों का उधार है, लेकिन उधार तो है। लेकिन उधार लेना देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेन देन होते रहना चाहिए। अगर मेरे यहाँ किसी का उधार है तो मेरा भी किसी के यहाँ है, तो हम उससे लेंगे तो उसको देंगे, पैसा आते रहता है और जाते रहता है। तो उधार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा उतना ही उधार लें जितना कि हम चुका सकें, ठीक है। और बाजार में आपको कोई बोलने वाला नहीं हो, क्योंकि उधार सबका है। कोई अरे अंबानी जैसे व्यक्ति को उसके पास कोई उधार नहीं होगा, उसके पास भी करोड़ों का उधार होगा, उसका ही पैसा किसी के यहाँ उधारी फंसा हुआ होगा। तो लेन देन चलते रहता है, लेकिन किसी का पैसा अगर मार लीजिएगा तो फिर आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। व्यवहार खराब मतलब साख खराब, और बैंक की दुनिया में क्या खराब, सिविल स्कोर खराब, है ना। अब ये तो हो गया कि वस्तु के लिए सोचे। दूसरा है साख ऋण जाल के रूप में, मतलब कि आपके नाम पर, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, एक किसान को क्रेडिट कार्ड मिला, उस क्रेडिट कार्ड पे आधार पर 25,000 या 50,000 का तक का क्या कहते हैं, किसी जगह पे जाके पैसा निकाल के वो खाद पानी बीज ले लिया, ठीक है, तो उसका क्रेडिट हुआ, पैसा ऐसे ही आया, उसका सामान बिक गया, एक सीजन हो गया, बेच दिया फसल, फिर वो चुका दिया, फिर अगला बार लिया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, प्रक्रिया जो होता है जारी रहता है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या बताया गया, सलीम स्वप्रा दोनों के लिए ऋण अलग अलग परिस्थिति होता है। बोला गया सलीम के लिए, ऐसे कहने का मतलब होता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, कर्ज जाल उत्पन्न होने की परिस्थिति। अब देखो कर्ज जाल क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक व्यक्ति ने क्या किया, 10,000 का उधार लिया, मार्केट से 10,000 का उधार लिया, कहा ना कि क्या कहते हैं 2 महीना में भाई तोरा हम 10,000 के 11,000 रुपया दे देंगे। उसने उधार दे दिया, अब 11,000 हुआ, 2 महीना हो गया, तो अगला आदमी कहेगा ना कि भाई हमरा पैसा चाहिए, तू तो बोला था 2 महीना दो ना, तो भाई हो जाएगा बवाल। वो क्या किया, उस 11,000 को चुकाने के लिए किसी दूसरे आदमी से ले लिया 11,000 रुपया, और बोला कि तो 11,000 दूसरा आदमी से लेगा, तो दूसरा आदमी कहेगा कि हमरा तू कब चुकाएगा, तो बोला कि 2 महीना में तुरा चुका देंगे। तो कहा कि 2 महीना में 11,000 का तुमसे हम 15,000 लेंगे, तो कहा कि भाई में तो दे लेगा, वो ले लिया। किसी कारण बस खर्च बहुत ज़्यादा रहा, परिस्थितियाँ सही नहीं रही, वो क्या कहते हैं 15,000 तो उसको 11,000 तो उसको चुका दिया, पैसा तो उसके हाथ में पड़ा फूक का, कुछ भी नहीं, और खर्चा तो चल ही रहा था, बाल बच्चा है, परिवार है, खर्चा तो चल ही रहा है। तो खर्चा चलते जा रहा है, और क्या कहते हैं, और वो महीना भी चल रहा है, समय रुक रहा है नहीं रुक रहा है। तो आप क्या कर, जैसे ही 2 महीना मिला तो अगला 15,000 के रे भैया तो पहले 2 महीना में पैसा दे बोला, अब कहीं ना देवे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन टालोगे, चौथा दिन तो गरमाइए जाएगा, ले लाठी तैयार रहेगा, ना देवे ना तो घर से कुछ सामान लिए वो मारबो, तोरा ये करबो वो करबो, होगा ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अब क्या करेगो, तुम 15,000 चुकाने के लिए किसी तीसरे आदमी को पकड़ोगे, अब बोलोगे कि भाई 15,000 हमरा दे दो, अब तो तुम कहेंगे तो तुमको देखेगा मजबूर कि 15 के तुमसे 30,000 लेंगे, चाहिए तो लो, तो तुम बेचैनी में रहो कि ना तो हमारा इज्जत की बात है, तुम ले लिए 15,000 चुका दिए, और क्या कहते हैं तुमको हाथ में क्या आया, फुक्का। लेकिन फिर भी क्या कहा, फिर 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, आप नहीं चुकाए, 15 का 30,000 हो गया, इस तरह से 30 का 40, 40 का 50 करते करते क्या हो गया, आपके पास लाखों करोड़ों का कर्ज होता है और आप चुका नहीं पाते हैं, और उस कर्ज में दबते दबते या तो आप सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या तो घर खेत बेच देते हैं, और आपका कर्ज नहीं चुकता है। तो इस बात से आप क्या सीखते हैं, जितना चादर हो उतना पाँव पसारो, अगर नहीं पैसा है तो हम कर्ज नहीं लेंगे, अगर हमारे पास 10,000 चुकाने की क्षमता है तो हम 10,000 लेंगे, अगर नहीं है तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन कर्ज नहीं लेंगे। कर्ज क्या कहते हैं, लेने वाला क्या होता है, हमेशा वो फंसते रहता है, और कर्ज लो भी तो किसी आम आदमी से, गांव घर से कर्ज नहीं लो, वो आपको मरोड़ लेगा।
कर्ज लेना है तो बैंक से लो, वो आपको इज्जत से पैसा मांगेगा, गाड़ी गड़बड़ नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी से मांगेंगे तो हम आपसे पैसा लिए हैं, उसके बदले में सूद दे रहे हैं, मगनी के तो नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी आप पर क्या करेगा, तानाशाही करेगा। आपका मान लेता है कपड़े का दुकान है और क्या कहते हैं और हमसे आपने लिया 1 लाख रुपया सूद पर ले लिया। अगर आपसे पैसा मांगे, अब गए आपके दुकान में तो भाई कपड़ा दो रंगदारी से, और 10 रुपया 1000 के कपड़ा को हम 800 रुपया दे में कहेंगे तो तुमको देना पड़ेगा। तो तुमको 1000 के कपड़ा था 8200 का घाटा सहे, लेकिन क्या अगला सूद छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आपको क्या कहेगा कि तुम कहोगे कि ना हम नहीं देंगे, तो कहेगा तो दे हमारे सब पैसा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मजबूरी में दोगे तो घाटा सहना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी आम आदमी से कभी भी सूद नहीं लो, लेना है तो बैंक से लो, और ये सब चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि ये जो जाल है ऋण का उधार का जो जाल है वो हमारे जीवन को क्या कर देता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, कर्ज जाल। अब यहाँ पर बोला गया है जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है, हमने बताया। फिर उसके बाद उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति को बेचना पड़ता है। वो नहीं चुका पाया तो घर जमीन जायदाद बेचेगा। ठीक है, वो भी हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति बाद में अब सब बेचिए दिया तो उसको बद से बदतर न हो गया जी। अब कोई खाने के लिए खेत या घर जमीन बेच रहा है तो उससे कोई मूर्ख है? कमाओ जितना पैसा। अब कोई फलना आदमी खा, तो मान लेते हैं 2 भाई है, 2 एक अमीर है एक गरीब है, तो अमीर खूब क्या कहते हैं 5 गो प्रकार खा रहा है, तो गरीबों 5 गो प्रकार खाएगा? वो खा रहा है, उसका किस्मत, हमरा कम है तो हम नीम के रोटी खाएंगे, लेकिन उधार नहीं लेंगे। उधार लेके 5 गो प्रकार भी खा रहे हैं तो जहर के समान है। हम गरीबी में हैं तो फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि ये उधार का जाल हमारे जीवन में ऐसा बद से बदतर कर देगा कि हम मान लेते हैं पूरा मिठाई छेना खा रहे हैं, रोज़ 2 गाड़ी दे रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम नीमक रोटी खाएंगे, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं। हमारी गरीबी है, हम उसमें खुश रहेंगे। हाँ, अमीर बनने के लिए प्रयास करेंगे, पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कर्ज के कभी भी दबाव में नहीं पड़े, किसी से कर्जा उधार नहीं लें। बात समझ में आया? आगे की ओर चलते हैं। ऋण की शर्तें। ऋण लेने की क्या शर्तें होती हैं? टाइम कितना हुआ? पूरे। तो ऋण की शर्तें बता ही देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो ऋण की शर्तें क्या होता है? तो बोला गया ब्याज दर, समर्थक ऋणधारी, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें माना गया। मतलब कि मान लो कि क्या कहते हैं, अमन कुमार ने हमसे क्या किया, 10,000 रुपया सूद पर पैसा लिया, 10,000 सूद पर पैसा लिया, तो ऐसे दे देंगे? 10,000 के लिए इसको कहें कि तोरा बउआ 3% सूद लेंगे, यानी महीना में 10,000 का 3% सूद लेंगे, यानी 10,000 का 3% कितना? 300, बिल्कुल सही। तो 10,000 का 300 रुपया तोरा महीने लेंगे। उसके बाद लेकिन कहें कि अगर तुम ना देगा तो हम कहा, तुम आए मेरे से पैसा मांगने, तो हम कहें कि अमन तुम ना चुकाएगा तो तुम कहोगे ना कि क्या कहते हैं, हमारा घरे वाला टिबिया है, रख लीजिएगा कि चलिए तब तक, या घरे क्या कहते हैं, हम मम्मी वाला क्या कहते हैं, सोना वाला चैन है, वो आप रख लीजिए गिरवी। तो सोना का चैन क्या रख दिए, गिरवी रख दिया, और उसको कागजत पर लिख दिए कि जब तक आप 10,000 नहीं चुकाइएगा सूद के साथ, आपका क्या कहते हैं सोना का चैन हम पहन के घूमित रहेंगे, हम रख ले रहेंगे। अगर आप साल भर में नहीं चुकाएं तो आपका सोना का चैन हमर, आप पैसा दीजिए चाहे नहीं दीजिए। तो वो कागजात पे लिखित प्रारूप तैयार होता है, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, सम्मिलित भी किया जाता है कि पैसा कैसे दीजिएगा, 3 महीना पर दीजिएगा कि सप्ते दीजिएगा कि महीना में दीजिएगा कि साल भर पर सूद दीजिएगा कि सूद अमूर एक के साथ दीजिएगा। इस सब का उसमें लिखित प्रारूप तैयार किया जाता है। उस प्रारूप के हिसाब से अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका जब्त किया हुआ गिरवी रखा हुआ सामान हम क्या करेंगे, रख लेंगे। कौची रख लेंगे? सोना के चैन। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमने क्या किया, ऋण की शर्तों को भी देख लिया। उसके बाद समर्थक ऋणधारी है जो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, है ना, फिर लेट हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। आज जो बताया उसमें कोई दिक्कत? चलिए।